हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि जो हाइट एंड डिस्टेंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक का जो एप्लीकेशन है हाइट एंड डिस्टेंस, उन पे जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं कितने इजी वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि थंबनेल पे ही देखे हो कि हम सिर्फ उसमें एक शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे और क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन आपके सामने होगा। उसमें किसी भी तरह से टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा किसी कोई भी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए चैप्टर को शुरुआत करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ से शुरू करते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे बड़ी बात है दो एंगल। इन दो एंगल को समझ लेते हैं और इन्हीं दो एंगल से हम लोग का सारा सवाल बनना है। पहली चीज़ की बेटा, अगर कोई ऑब्जर्वर है, कोई कहीं देख रहा है, मैं ही देख रहा हूँ, तो अगर मैं अपनी आंखों के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ देखूंगा तो कोई नीचे की वस्तु दिखेगी, और मैं अपनी आंखों के सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की चीज़ देखूंगा तो ऊपर की वस्तु दिखेगी। तो कैसे हमें पता चलेगा कि कोई ऑब्जर्वर अपनी आंखों के हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे देख रहा है या फिर ऊपर देख रहा है। तो अगर कोई ऊपर देख रहा है तो उसका नाम दिया गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर अपनी आंखों के हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ देख रहा है तो उसको बोला गया है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसको एलिवेशन एंगल बोला गया है। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर अपनी आंखों के हॉरिजॉन्टल लाइन से, अपनी आंखों की हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोला जाता है इसको? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बात समझिएगा। ये नाम इसलिए दिया गया ताकि आपको क्वेश्चन में ये समझ में आए कि जिस जगह से देखा जा रहा है वहां से दूसरी वस्तु को जिसको हम देख रहे हैं वो ऊपर है या फिर नीचे। सिर्फ इसलिए ये नाम दिया गया है कि हम ये समझ पाएं कि जिस भी वस्तु को देखी जा रही है, जिस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है, वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ। जैसे हमने कहा कि एक टावर के टॉप से एक मान लो हम कहते हैं कि एक माउंटेन है, उसके टॉप को देख रहे हैं, माउंटेन को टॉप को देख रहे हैं, और ये कह रहा है कि माउंटेन का टॉप टावर की टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। एलिवेशन बना रहा है, इसका मतलब कि जो माउंटेन का टॉप है वो ऊपर होगा। लेकिन अगर हम टावर की टॉप से माउंटेन का टॉप देख रहे हैं लेकिन डिप्रेशन एंगल बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माउंटेन जो होगा वो नीचे होगा। ये इसका मतलब है। तो माउंटेन का टॉप टावर के टॉप से ऊपर या नीचे है, वो कौन बता रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर डिप्रेशन। अगर ऊपर होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाएगा और नीचे होगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाएगा। दूसरी चीज कि अगर कहीं पे कोई ऑब्जर्वर किसी दूसरे ऑब्जर्वर को देख रहा हो, ये दोनों आंखें ही हैं, मतलब ये इसको देखा, तो यहां अगर ऊपर से कोई नीचे देख रहा है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, और नीचे से अगर ये ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एक बात बताओ बेटा, क्या ये दोनों लाइन हॉरिजॉन्टल है कि नहीं? और ये हॉरिजॉन्टल है तो ये दोनों पैरेलल होंगे कि नहीं? और अगर ये पैरेलल है तो बताओ ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी हम ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहे या एंगल ऑफ डिप्रेशन कहे, आप दोनों एंगल यहाँ से बना सकते हैं, बशर्ते सिर्फ नाम में अंतर है कि वो ऊपर से नीचे देख रहा है या फिर नीचे से ऊपर। अगर यहाँ पे कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है तो इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ से। क्लियर हुआ? तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों आपस में क्या होता है? सेम होता है। अब पूरे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करने के लिए आपको मैं 3 चीजें बता रहा हूं, वो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कि इसमें मैक्सिमम जो यूज होता है वो होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर बटे बेस होता है, यानी कि जिस हम लोग ट्रेंगल से देख रहे हैं, जिस ट्रेंगल से देख रहे हैं उस ट्रेंगल का ये एंगल अगर ये है तो यहाँ से ये ठीक परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। क्लियर हुआ? टेन थीटा यही होता है। लेकिन इसमें अगर सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला होता है वो 3 एंगल्स यूज होते हैं। पहला 30 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, और तीसरा जो यूज होता है वो 60 डिग्री। अगर इन तीनों को आप समझ लिए और कहीं भी अगर आप ये यूज करते हैं तो आप एक राइट एंगल ट्रेंगल ढूंढिएगा क्वेश्चन में, तभी यूज करिएगा, बिना राइट एंगल ट्रेंगल के यूज नहीं होंगे। अगर हम 10-30 डिग्री की बात करें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ये बटे बेस। तो 30 डिग्री होता है कितना? 1/√3। तो परपेंडिकुलर अगर 1 होगा ना बेटा तो बेस डेफिनेटली √3 होगा, और बेस अगर √3 है और परपेंडिकुलर 1 है तो हाइपोटेनस की वैल्यू 2 होती है। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस क्या कहता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 एंड 1 4, और 4 का स्क्वायर 2। ठीक उसी तरीके से अगर हम 1045 यूज करें तो 1045 की वैल्यू 1 होती है, जिसको हम लिख सकते हैं 1/1, और 10 होता है कितना? परपेंडिकुलर बटे बेस। यानी कि अगर 45 डिग्री दिया होगा तो जितना परपेंडिकुलर होगा उतना ही बेस होगा। अगर ये 10 है तो 10 है, मतलब कि हम लोग ऊपर जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही से नीचे भी करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल रेशियो के बारे में बताता है, एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में नहीं बताता। अगर हम 1060 की बात करें तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू √3 नहीं होती है, ये रेशियो वैल्यू होता है √3/1 परपेंडिकुलर बटे बेस। यानी कि अगर परपेंडिकुलर √3 होगा तो बेस 1 होगा, अगर ये 10√3 होगा तो ये 10 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? क्लियर? अच्छा, ये 1 है तो ये √2 होता है। अगर ये 1 है तो ये √2 होगा, और ये वापस से 2 होगा अगर ये 1 है और √3 है तो। ये 3 बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन होगा हम लोग बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला जो सवाल है वहाँ से शुरू करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये खूबसूरत सा क्वेश्चन है। जैसे बेटा तुम लोग बनाओगे ना तो ये क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और ये भी समझोगे कि इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से यानी कि ईजी वे में कैसे करेंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन हम लोग ईजी वे में करेंगे, सिंगल लाइन में कर लेंगे, और मैं वो भी तरीका बताऊँगा जिससे अगर बोर्ड में आता है इस टाइप का क्वेश्चन तो कैसे बनाओगे।
पहला सवाल है एट द फुट ऑफ माउंटेन, यानी कि किसी माउंटेन के फुट यानी कि बिल्कुल निचले स्तर से द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट। अभी बताया था ना कि एलिवेशन क्या होता है, ऊपर की तरफ देखने वाला एंगल होता है। एलिवेशन ऑफ इट्स समिट इज 45 डिग्री, यानी कि इसके टॉप को जो देखा जा रहा है वो 45 डिग्री पे देखा जा रहा है, इसके बिल्कुल नीचे से। आफ्टर असेंडिंग 4 किलोमीटर टुवर्ड्स द माउंटेन, 4 किलोमीटर हम चल रहे हैं माउंटेन की तरफ, लेकिन अप स्लोप ऑफ 30 डिग्री, हम नीचे जमीन से होते हुए नहीं आ रहे, एक एंगल पे चढ़ते हुए जा रहे हैं और 30 डिग्री के एंगल पे चढ़ते हुए जा रहे हैं। तब इसका जो एंगल फाइंड आउट हो रहा है, मैं इधर इसका चित्र बना रहा हूँ, समझिएगा। मैंने कहा कि एक माउंटेन है और इसके बेस से इसको 45 डिग्री के एंगल पे देखा गया है, इसके बेस से इसको 45 डिग्री के एंगल पे देखा गया है। और आफ्टर असेंडिंग 4 किलोमीटर ये चला है, लेकिन किस एंगल पे बेटा, 30 डिग्री के एंगल पे, ये बोला गया क्वेश्चन में। 4 किलोमीटर टुवर्ड्स द माउंटेन है, लेकिन नीचे नहीं आया है, एंगल पे गया है 30 डिग्री के एंगल पे। उसके बाद यहाँ से जो एंगल इसका बना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना है, ठीक है। ये बात क्वेश्चन में बोला गया है, 60 डिग्री बना हुआ है यहाँ से। अब ये सवाल अगर बोर्ड में आता है तो बेसिकली हम लोग नामकरण करेंगे, यानी कि नेमिंग करेंगे, ABCD और ट्रायंगल ढूंढेंगे, ये काम करेंगे। लेकिन पहले आप ये देखो कि इसको हम लोग सिंगल, यानी कि जो गिवन यहाँ पे दिख रहा है उसी से कैसे आंसर कर लेंगे। इतना आप सीख जाओगे तो हर एक क्वेश्चन में ये करोगे, ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप तो यूँ देखोगे और फिर आंसर। तो एक बार समझना इस क्वेश्चन को। हमें फाइंड करना है माउंटेन की हाइट, ये माउंटेन, इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, H मान लेते हैं, ये माउंटेन की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसको सिंगल लाइन में करने के लिए हम आपको कुछ बातें बता रहे हैं, उसको आप समझिए। सबसे पहले देखिए, एक होता है 10 60, हम कई बार बता चुके हैं, है ना, जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है। ये 30 डिग्री, ये हमने लिया 45 डिग्री और ये हमने लिया 60 डिग्री। 30 डिग्री में क्या होता है 1/√3, ये क्यों हो रहा है अभी मैं बता दे रहा हूँ। इसमें होता है 1/1 और इसमें होता है √3/1, ये होता है। क्यों आप बताओ बेटा, जैसे ही tan हम लोग को लिखते हैं, tan थीटा या कोई भी tan एंगल लिखते हैं, तो ये होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर बटे बेस, ये रेशियो होता है। अगर हम tan 30 डिग्री की बात करूँ या tan 60 की बात करूँ, 30 की बात कर लेता हूँ, ये होता है 1/√3। मतलब अगर परपेंडिकुलर 1 होगा तो बेस आपका √3 होगा, इस रेशियो में होगा। अगर ये 2 होगा तो ये 2√3 होगा, ये 10 होगा तो ये 10√3 होगा, यानी कि जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करें उसी नंबर से नीचे भी करना होगा, ये रेशियो होता है। तो हमने कहा कि 30 डिग्री पे अगर परपेंडिकुलर 1 होगा तो बेस आपका √3 होगा, अगर ये 1 होगा तो ये √3 होगा, अगर ये 2 होगा तो ये 2√3 होगा, ये 3 होगा तो ये 3√3 होगा। 45 पे होता है 10 45 की जो वैल्यू होती है 1, 10 45 की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3/1 किया जा सकता है, परपेंडिकुलर √3 और बेस 1। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो आई होप सो कि आप समझ पा रहे होंगे। मैं हर एक क्वेश्चन में ऐसे बताऊंगा, आप अगर अंत तक देखोगे बेटा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और ये सबसे ईजी टॉपिक है आपके 10th का। tan 30 डिग्री यहाँ से देखो 1/√3, यानी कि परपेंडिकुलर अगर 1 होगा, यहाँ से यहाँ तक 1 होगा तो बेस आपका √3 होगा। इतना ईजी से सॉल्यूशन आपको स्कूल के टीचर नहीं बताएंगे, नहीं आप यूट्यूब पे कहीं से देख पाओगे। अगर आप यहाँ देखते हो अच्छा लगता है बेटा तो जरूर बताना और भी बच्चों को। tan 60 डिग्री की जब बात करेंगे 60 डिग्री तो ये होगा √3, यहाँ से यहाँ तक √3/1, ठीक है। अब मेरी बात समझो, ये आपका रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है तो एक तरफ से स्क्वायर बन गया ये। अगर ये ऊपर 1 है तो नीचे भी 1 होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और इधर 1 है तो इधर भी 1 ही होगा, इसको भी कोई रोक नहीं सकता। अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये 20 होगा तो ये भी 20 होगा। अब आते हैं हम लोग सीधे बड़े वाले पे। तो बड़े वाले में देखिए tan 45 बन रहा है। tan 45 पे क्या होता है, जितना परपेंडिकुलर होगा उतना ही बेस होगा। आप बताओ परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 + √3, तो बेस भी कितना है 1 + √3। यानी हम लोगों ने जो डेटा सेट कर रखा है वो एकदम सही है, इसमें कोई से कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताओ, जब हम बात कर रहे हैं ये 45 डिग्री 30 डिग्री पे 4 किलोमीटर चला है, 30 डिग्री पे 4 किलोमीटर चला है, तो आप बताओ ये तो रियल है 4। अगर हमने इसको माना है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे हमने माना है ये 1 है, ये √3 है, तो इसकी वैल्यू जो होगी बेटा, हाइपोटेनस की वैल्यू ये होती है स्क्वायर रूट के अंदर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं ये 2 होगा, हाँ है ना। इस 2 की रियल वैल्यू कितनी है 4, यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 रेशियो की ये 2 रेशियो होगा, ये 1 √3 ये 2। मैं इसे ब्लैक कलर से लिख दे रहा हूँ कि अगर ये 1 है ये √3 है तो हाइपोटेनस आपका 2 होगा। तो इस 2 की जो वैल्यू है वो 4 किलोमीटर के बराबर है रियल में। तो बताओ माउंटेन की जो हाइट है, माउंटेन की जो हाइट है वो कितनी है 1 + √3, 1 + √3 रेशियो है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/2 1 + √3, तो इसका हो जाएगा 2 1 + √3। और यही सवाल का आंसर। समझ पा रही है।
तो बहुत इजी वे में हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आप इसको समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे के कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे या अपने बोर्ड का भी एग्जाम दोगे तो उसमें मिल जाएगा। तो एक बार देख लो इसको ध्यान से कि इसमें कहा गया है कि इसके टॉप को 45 डिग्री के एलिवेशन से देखा जा रहा है। एलिवेशन यानी नीचे से ऊपर देख रहे हैं, और जब हम 4 किलोमीटर माउंटेन की तरफ चले हैं तो लेकिन स्लोप कितना था, 30 डिग्री का। 4 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया वो 60 डिग्री हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये √3 होगा तो ये 1 होगा, और ये √3 होगा तो ये 1 होगा। ये पैरेलल है तो ये इक्वल हमने कर लिया है। अगर ये बढ़ता तो ये भी बढ़ता। 45 के हिसाब से √3 + 1 है, ये भी √3 + 1 है, हमारा कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ सेट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अगर 1 है, ये √3 है, तो पाइथागोरस से ये 2 होगा, और 2 की रियल वैल्यू 4 किलोमीटर दे रखा है, तो 1 + √3 की रियल वैल्यू होगी 2, 1 + √3। ये माउंटेन की हाइट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा, ये भी देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। आप देखेंगे इसमें बोला गया है कि अ राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर सबस्टेंस टू एन एंगल एक्स। एक राउंड बैलून है ना, एक राउंड बैलून है और ये सबस्टेंड कर रहा है एक एंगल कितना, एक्स। ये एंगल कितना बना रहा है, एक्स बना रहा है। यानी कि इस बैलून से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, एक्स बन रहा है। क्वेश्चन पढ़ के देख लो। कह रहा है कि अराउंड बैलून ऑफ रेडियस आर सबस्टेंड एन एंगल एक्स एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ये जो है ऑब्जर्वर, इसके आंख पे, ठीक है, ये पूरा बैलून जो है कितना एंगल दे रहा है, एक्स डिग्री या एक्स एंगल दे रहा है। वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज वाई। अब इसके सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बताया गया है कि आंखों के सीधे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वहाँ तक का लाइन, ये एंगल कितना है, वाई है, और ये पूरा का पूरा कितना था, एक्स। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके सेंटर तक के बीच का जो एंगल है वो कितना है, वाई है। आपको ये भी बात समझ में आ रहा होगा। सो डैट द हाइट ऑफ इट्स सेंटर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, शो करना है यहाँ से यहाँ तक की जो ये हाइट है एच, वो किसके बराबर है, हमें शो करना है। ये बराबर है आर साइन वाई इंटू कोसेक x/2। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि ये समझना एक सर्कल है और आर इसका रेडियस होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे एक टेंजेंट बनेगा और ये आर है, यहाँ पे भी एक टेंजेंट बनेगा 90 डिग्री, ये भी आर है, ठीक है। और ये पूरा एंगल अगर एक्स था तो ये 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, ये भी x/2 होगा, ये भी x/2। वजह क्या है यहाँ पे, ये आर, ये टेंजेंट, ये आर, ये टेंजेंट एक पॉइंट से सर्कल पे डाली गई, दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। या आप सर्कल में पढ़े होंगे या फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, आर बराबर है, एंगल बराबर, बीच में कॉमन लाइन है वो भी बराबर है। यानी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, जिसकी वजह से ये एंगल भी 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, x/2 और x/2। अब जो प्रूव करना है ना, वहाँ से हम लोग चलेंगे, और एक एक चीज़ वहाँ से समझेंगे। हमें प्रूव करना है कि ये जो हाइट है वो आर साइन वाई इंटू कॉसेक x/2 है। तो हम लोग क्यों नहीं इसी के हिसाब से चलते हैं, नाम दे देते हैं। ये ऑब्जर्वर है तो ये कोई ए एक व्यक्ति है, सेंटर ये ओ है, और इसका नाम टेंजेंट है तो टी है, और ये परपेंडिकुलर है तो पी। क्लियर। अब आप देखो यहाँ पे एक जैसे यहाँ पे दिया है साइन वाई और कॉसेक x/2, तो हम लोग साइन वाई के बारे में बात करते हैं। तो साइन वाई के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, AOP। तो आप ट्रायंगल ले सकते हैं AOP। देखो बेटा हमने लिया AOP, ये 90 डिग्री होगा, तो ऑब्वियस बात ये बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो आप बताओ अगर यहाँ से हम साइन वाई यूज करते हैं, साइन वाई, तो साइन वाई किसके बराबर होगा, साइन वाई यूज करेंगे तो साइन में क्या होता है, सामने वाला OP बटे हाइपोटेनस AO। तो आप बताओ साइन वाई बराबर यहाँ से OP किसके बराबर है, हाइट h, और AO हमें पता नहीं है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, साइन वाई इंटू AO। इक्वेशन नंबर 1 इसको कर लेते हैं। अब हमें AO की वैल्यू निकालनी है, h साइन वाई आ चुका है, AO की वैल्यू निकालनी है। तो आप आइए इसमें, अगला हमें इसमें प्रूव करना है कोसेक x। तो कोसेक x कहो या फिर साइन x/2 कहो, तो ये वाला एंगल लेते हैं, देखना ये वाला, ये x/2 है, तो हम ट्रायंगल AOT ट्रायंगल AOT में आप बताओ बेटा, अगर हम साइन x/2 यूज करें, साइन x/2, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, सामने वाला क्या है, R बटे हाइपोटेनस। इस 90 डिग्री के ठीक सामने कौन है, हाइपोटेनस, और ये हाइपोटेनस OA होगा। तो यहाँ से OA बराबर क्या हो जाएगा, R बाई साइन x/2। अब बता x/2, साइन x/2 किस में चला जाएगा, 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कोसेक x/2। पुट द वैल्यू OA पुट इन इक्वेशन 1 में आप पुट कर लीजिए। 1 में क्या है, h इज इक्वल टू साइन वाई इंटू OA की वैल्यू कितना है बेटा, R कोसेक x/2। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू R साइन वाई इंटू कोसेक
तो ये क्वेश्चन दिखने में बड़े हैं लेकिन आप लोग कर सकते हैं बिल्कुल इजी वे में। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि जब भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से रीड करो। ये 1-2 नंबर में नहीं आएगा। जब भी ये क्वेश्चन आएगा, जो ये क्वेश्चन दिख रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर ये बोर्ड में आपके आता है तो कम से कम ये मान के चलो 3 या 4 नंबर से तो कम का आएगा ही नहीं। अगर ये आता भी है तो आपको क्या करना है, इसमें जो कुछ बोल रहा है कि ये जो वैल्यून है वो एक एंगल सब्सटेंड कर रहा है एक्स ऑब्जर्वर के, और ऑब्जर्वर से एंगल ऑफ एलिवेशन सेंटर कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा उसके हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है और सेंटर के बीच का वाई है। अब यहाँ पे हमने x/2 x/y कैसे किया है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन रहा है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ये एंगल 2 बराबर हिस्सों में बढ़ गया है। अब हमें साइन वाई के बारे में जाना है, तो साइन वाई ये पूरा होगा, ये दिख रहा है ना, ये पूरा साइन वाई है, ये पूरा एंगल साइन वाई है। तो ये एंगल साइन वाई है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी बहुत बातें याद हो गई होंगी या फिर आप पढ़े होंगे तो समझ में आया ही होगा कि यहाँ से साइन जब हम यूज करते हैं तो साइन में क्या होता है, ठीक सामने वाला, इसके सामने वाला कौन है, ओपी है, सामने वाला ओपी है, बटे हाइपोटेनस कौन होता है, 90 डिग्री के सामने वाला एओ होता है। तो यहाँ से ओपी एच हमें फाइंड आउट करना है, तो एच बराबर साइन वाई इंटू ओए। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 इसलिए किया क्योंकि ओए की वैल्यू हमको हटानी। अब ओए कहाँ से आएगा, दूसरे वाले से, कोसेक x/2। अब ये x/2 ये वाला यूज करो या फिर ये वाला यूज करो, दोनों में हो जाएगा। अगर हम यहाँ से कोसेक x/2 यूज करें तो ये होता है हाइपोटेनस बटे सामने वाला नहीं परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस जो है इसमें क्या है, हाइपोटेनस ओ ए है और इसमें परपेंडिकुलर कौन है, आर है। तो अगेन यहाँ से क्या आएगा बेटा, ओ ए बराबर आर कोसेक। आप ये भी यूज कर सकते हैं x/2, आप इसको भी लाके यहाँ पे यूज कर सकते हैं और इससे ही आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा। एक और क्वेश्चन है, देखिएगा, बहुत ये भी खूबसूरत है, अगर आप समझ पाओ तो बहुत अच्छा। एक पहले छोटा सा कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन पे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन है बहुत इजी सा, पहले उसको बना लेते हैं, फिर एक और भी क्वेश्चन उसको भी बनाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि इन सब क्वेश्चंस को अगर आप बार बार बनाओगे ना तो पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर, टावर का सेम साइड है ना, ऑन द सेम साइड ऑफ टावर 2 ऑब्जेक्ट आर लोकेटेड। एक टावर है, कोई एक टावर है और सेम साइड में कोई 2 ऑब्जेक्ट है। सेम साइड का मतलब ये होता है कि टावर के एक ही तरफ कोई 2 ऑब्जेक्ट है। सेम साइड ऑफ द टावर 2 ऑब्जेक्ट आर लोकेटेड, ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर दे आर एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो टॉप ऑफ द टावर से जब देखा जाएगा तो उसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी हमने बताया ना आपको कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो नीचे की तरफ देखा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन से। ऑब्जर्वर की आंख और हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ का एंगल होता है। तो एक एंगल ये होगा और दूसरा एंगल ये होगा। तो एक एंगल इसमें 45 डिग्री है और दूसरा एंगल ये 60 डिग्री है। तो एक 45 और दूसरा 60, ये 60 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। क्लियर, बात समझ पा रही है। तो एक चीज़ और भी हमने बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम ही होता है। आप बताओ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है तो यहाँ से अल्टरनेट एंगल हो जाएगा ये 45 डिग्री और अल्टरनेट एंगल की वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर। अब अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो कैसे बनाओगे, और मैं अगर इसे ऑब्जेक्टिव के तरीके से बताऊँ तो कैसे होगा, तो ये दोनों समझिएगा। पहले मैं इसमें हम लोग एग्जाम के हिसाब से करता हूँ, इसको समझना कि अगर मैं ये नाम दूँ कि टावर जो है वो 80 है, टावर क्या है 80 है, और ऑब्जर्वर जो है वो O और O डैश है। एक ऑब्जर्वर O है, दूसरा O डैश है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है O और O डैश। कुछ और भी बातें इसमें दी गई है वो भी समझ लेते हैं। इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज 600 मीटर, ये हाइट इसका दे रखा है कितना, 600 मीटर। तो अब एग्जाम में कैसे बनाओगे इसके बारे में बात करते हैं पहले। ठीक है, अगर ये एग्जाम में आता है तो पहले तो आपको क्वेश्चन ड्रॉ कर लेना है और मैक्सिमम 3 ही यूज होता है, साइन, ये 10 का 30, 40 और 60। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये वाली दूरी हमें पता नहीं है तो मान लेते हैं ये x है, कोई बात नहीं। ये वाली भी दूरी नहीं पता तो ये मान लेते हैं y है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा लेट O डैश O इक्वल टू वाई एंड OA बराबर x। अब क्वेश्चन में और हमें क्या देखना है, यही बताना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि हमें ये वाली दूरी फाइंड आउट करनी है, एक्स, सॉरी ये वाई अगर फाइंड आउट करना है तो एक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है, एक्स को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिख रहा है, तो पहला हम ट्रायंगल ले लेते हैं। आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, आपको अपना मन टेंशन नहीं ले सकते, बस आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो बेटा। OAT, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो OAT में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री है ना। तो tan 60 डिग्री किसके बराबर होगा, tan 60 डिग्री बराबर होता है परपेंडिकुलर यानी 600 मीटर बटे बेस यानी कि x। आपको ये याद रखना है tan 60 सामने वाला बटे बेस। तो यहाँ से हो जाएगा tan 60 होता है √3 डिवाइड बाई 600 डिवाइड बाई x, x बराबर हो जाएगा 600 डिवाइड बाई √3। आप 600 को 3 इंटू 200 लिख सकते हैं डिवाइड बाई √3, और √3 से 3 चला जाएगा तो √3 इंटू 200, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 200√3, इसको लिख सकते हैं 200√3। x आ गया इतना मीटर। तो हमें x नहीं फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, y फाइंड आउट करना है। तो y के लिए हम लोग फिर से यूज करेंगे ट्रायंगल OAT। कौन सा यूज करेंगे, ट्रायंगल OAT। O डैश AT, O डैश है, O डैश AT है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही ढूंढना और कोई ट्रायंगल मत ढूंढना। तो उसमें आएगा tan 45
तो tan 45 सबको पता है 1/1 होता है। और यहाँ से हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ से परपेंडिकुलर हमारा 600 है और बेस x प्लस वाई है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 600 और हमें y निकालना था तो ये हो जाएगा 600 माइनस एक्स। पुट द वैल्यू, x की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो। देखो डायरेक्ट हम आंसर कर रहे हैं 600 माइनस 200√3, यहाँ से अगर 200 कॉमन कर लें तो 2 3 6 माइनस √3 भी कॉमन करके लिखा जा सकता है। तो पूरा यकीन के साथ हम ये कह सकते हैं कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब इसको देखो हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे कर रहे हैं, समझिएगा। ये 203 माइनस √3, इसमें √3 भी कॉमन हो सकता है, तो हम लोग वहाँ से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे इतने ही में सॉल्व करता हूँ। ये 600 मीटर दे रखा है, ठीक है। हमने क्या बताया था 1060 में, बेटा 1060 में होता है √3/1, 1060 में बताया था √3/1। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है। और 45 में बताया था पूरा का पूरा √3 है तो बेस भी हमारा √3 ही होगा, पूरा का पूरा √3 है तो बेस भी हमारा √3 ही होगा। अब एक बात बताओ, ये पूरा √3 ये भी √3 सेम होना चाहिए। 45 में क्या बताया था, रेशो 1 का होता है, 1/1, तो ये √3 है तो ये भी पूरा √3 होना चाहिए। तो ये पूरा √3 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा √3 माइनस 1। अब एक बात बताओ बेटा, √3 की ही रियल वैल्यू कितना दे रखा है 600, और हमें बताना है दोनों ऑब्जर्वर के बीच की गैपिंग। ये हो जाएगा 600/√3 इंटू √3 माइनस 1। अगर √3 से ऊपर गुणा कर दें, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, है ना, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी करना पड़ेगा 600/√3 √3 माइनस 1, और नीचे भी √3 से करना होगा तो √3 इंटू √3 मिलाकर कितना हो जाएगा बेटा 3, 3 से ये चला जाएगा 200 बार में, और √3 से अंतर मल्टीप्लाई कर दो 3 माइनस √3। अब बताओ दोनों का आंसर सेम है कि नहीं है। अब आप सोचो कितना अंतर है। अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हो, अगर नहीं समझ में आया तो आप बार बार फिर से पॉज करके देखिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है इन सब सवालों को सॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हाइट एंड डिस्टेंस में ही काम आएगा, ये आप किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं जहाँ पे ये एंगल सब दिया हो, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। चलिए एक और इजी से ही सवाल कराते हैं आपको, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है द हाउस, अ हाउस ऑफ हाइट 100 मीटर, अ हाउस ऑफ हाइट 100 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अ हाउस ऑफ हाइट 100 मीटर। हमने पहला क्वेश्चन कराया इसको, और पढ़िए आप क्वेश्चन को पढ़िए। अ हाउस ऑफ हाइट 100 मीटर, एक हाउस है, ठीक है, जिसकी हाइट बोला गया है कितना है 100 मीटर है, ठीक। Subtend at a right angle at the window of opposite house. If the height of window 64 meter, then the distance between the two houses is. A height of house is 100 meter. Subtends a right angle at the window of opposite house. एक और हाउस है यहाँ पे, इसके विंडो का, इन विंडो पे जो एंगल ये सपोज कर रहा है, या एंगल जो सबस्टेंड कर रहा है वो कितना डिग्री दे रहा है बेटा 90 डिग्री दे रहा है। इसको समझिएगा ये, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द विंडो इज 64 मीटर, विंडो की हाइट 64 मीटर है, ऑब्वियस सी बात है ये भी 64 ही होगा, और ये हमारा 36 होगा, ठीक। डिस्टेंस बिटवीन द टू हाउस, ओके, ठीक, ओके, समझते हैं। ये पूरा का पूरा दे रखा है 100 मीटर, ये दे रखा है आपका 64 मीटर। अब ये 90 डिग्री मान लेते हैं, ये अल्फा है तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस अल्फा। अगर ये 90 माइनस अल्फा बेटा तो ये भी 90 माइनस अल्फा होगा, इंटीरियर एंगल। अब समझो ये सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। क्वेश्चन ये है कि एक हाउस है जो 100 मीटर की है, और ये एक विंडो पे कितना एंगल सबस्टेंड कर रहा है 90 डिग्री सबस्टेंड कर रहा है। अगर ऊपर एंगल अल्फा है तो नीचे वाला जो होगा, अगर ये वाला एंगल, ये वाला ऊपर वाला एंगल अगर अल्फा हमने माना है तो दूसरा वाला 90 माइनस। इस तरह से सवालों में बोला जाता है कि जो दो एंगल्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब दोनों एंगल का सम। अब यहाँ से देखिए ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा है, तो अल्टरनेट एरिया से ये भी 90 माइनस अल्फा ही होगा। अब इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, x, यही फाइंड आउट करना है। तो इसमें कुछ नहीं, बेसिक सा बस कंसेप्ट लगाना है। ये बताओ यहाँ तक 100 मीटर है, 64 तो ये 36 होगा। हम लोग सीधे क्या यूज कर लेंगे, tan अल्फा। tan अल्फा होता है बेटा 36 डिवाइड बाई, अगर ये x है यहाँ भी x होगा। ये ट्रायंगल ऊपर वाला हमने लिया है, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, और फिर ये वाला ट्रायंगल, तो इसमें होगा tan 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाई एक्स। अच्छा, tan 90 माइनस अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं cot अल्फा। cot अल्फा होगा 64 डिवाइड बाई एक्स। अच्छा, एक चीज़ और भी जानते हैं कि tan अल्फा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ
एक चीज़ और भी, शायद ये आपके सिलेबस से हट गया कि टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा की वैल्यू 1 होती है, ये सिलेबस से हट चुका है, लेकिन ये पता है आपको कि टेन अल्फा बराबर होता है 1/कॉट अल्फा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 1 के। ये वाला आपके सिलेबस से हट चुका है, शायद कंफर्म नहीं हूँ लेकिन हट ही गया है ये। तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, 36/x, और कॉट अल्फा की वैल्यू कितनी है, 64/x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 इंटू 64, यहाँ से x बराबर हो जाएगा 6 इंटू 8 यानी 40। तो जहाँ तक हमें पूरा यकीन है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आना भी चाहिए, है कि नहीं, आना भी चाहिए समझ में। और बहुत दिन हो गया था ये सब वीडियो बनाए हुए, फिर से आप लोग के लिए मैंने कोशिश किया है कि आप वीडियो देखते रहो, सीखते रहो, समझते रहो। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। और भी इस पर क्वेश्चन अगर करना होगा आपको तो बेटा ज़रूर बताना। आप एक काम कर सकते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मुझे ऐसा लगे कि मुझे आपको देखना है तो और भी इस पर मैं क्वेश्चन कराऊँ। ठीक।